मैं परेशान बैठी हुई थी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। मेरे हर तरफ मायूसी फैली हुई थी। मैं अब रोज़-रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई थी। मैंने अपनी ननद को आंगन में चलते फिरते देखा तो उसे देखकर मुझे रात वाला हादसा याद आ गया, जिसे याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जैसे ही अपनी ननद के बेटे को प्यार करने लगी थी, मेरी जेठानी बहुत ही जहरीले शब्दों में बोली, अगर तुम बाज न होती तो आज तुम्हारे भी अपने बच्चे होते। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं बांझ हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी कि जिसके 6 साल तक कोई औलाद ना हो तो उसका यही मतलब होता है। वो तो तुम्हारा पति अच्छा है और तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने तुम्हें कभी नहीं कहा। लेकिन मैं जानती हूँ सब कुछ तुम हम सबसे छिपा रही हो, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। तुम्हारे पति की माँ मैं ही हूँ, मैंने ही उसकी परवरिश की है। अगर यही सब चलता रहा तो मैं उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दूंगी जो उसे बच्चा दे सके। अपनी जेठानी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भागती हुई अपने कमरे में चली आई। अब कुछ भी हो जाए, मैं साबित करना चाहती थी कि मैं बांझ नहीं हूँ। मैं अपनी एक दोस्त को कॉल करने लगी, वो डॉक्टर थी। क्या तुम कल फ्री हो? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी, खैरियत तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने कहा हाँ खैरियत है, मैंने अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो औरत मुझे ठीक नहीं लगती। मैं तुम्हें पहले ही खबरदार कर चुकी थी। तुम अपने पति को कहकर अलग घर क्यों नहीं ले लेती हो? इन लड़ाई झगड़ों से जान छूट जाएगी। उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं खामोश हो गई। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं अपने पति से इस बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया। वो कहता था कि अपनी लड़ाई झगड़ा खुद ही ख़त्म करो, मुझे इन चीज़ों में मत समेटो। बाहर के काम क्या कम है जो मैं अब तुम लोगों के लड़ाई झगड़ों में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दूं और अपना दिमाग ख़राब करके बैठ जाऊं। अपने पति को कुछ भी कहना मैंने अब छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने भैया भाभी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी दोस्त को सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और कल ही मुझे अपने पास आने को कहा। अब मैं हर हाल में अपने टेस्ट करवाना चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा पति घर में दाखिल हुआ और आंगन में खेलते हुए बच्चों को प्यार करने लगा। एक बार फिर से मैं हीन भावना का शिकार हो गई थी। मैं कैसी औरत थी जो अपने पति को एक बच्चे की खुशी भी नहीं दे सकती थी। खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी। न जाने मेरे फ्यूचर का क्या होगा। अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उसे किसी भी सूरत नहीं बांट सकती थी, जबकि मेरी जेठानी बार बार मुझे इसी बात का एहसास दिला रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया। मेरी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। मुझे देखकर वो परेशान हो गया और पूछने लगा, क्या बात है? उसके पूछने की देर थी और मैं फूट फूट कर रोने लगी और जेठानी की बातों के बारे में मैंने उसे बता दिया कि वो कैसे तुम्हारी बहन के सामने मुझे ताने देती हैं और ज़रा भी ख्याल नहीं करती। क्या यार, मैं घर में आराम करने के लिए आता हूँ और यहाँ आकर तुम लोगों के मसले शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इन मसलों में मत घसीटा करो। अगर भाभी कुछ कहती भी हैं तो तुम उनकी बात मान लिया करो, क्योंकि वो तुमसे बड़ी हैं। अगर कोई गलत बात भी कहती हैं तो उस बात पर सब्र किया करो। मेरी माँ के बाद उन्होंने ही मेरी परवरिश की है। अब अगर मैं उनसे जाकर सवाल जवाब करूं तो उन्हें कितना दुख होगा। जिस बच्चे को उन्होंने अपने हाथों से खिलाया और बड़ा किया हो, आज वही बेटा उनसे सवाल जवाब करने चला है। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और लेट गई। बाद में मेरा पति मुझसे काफ़ी देर तक बातें करता रहा, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं उसे यही महसूस करवा रही थी कि मैं सो चुकी हूँ, हालांकि वो जानता था कि मैं जाग रही हूँ। सुबह जब मैं उठी तो मेरा पति पहले ही दफ्तर जा चुका था। रात को मैंने उससे बात करनी थी कि मैं चेकअप करवाने जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति पहले ही अपने ऑफिस चला गया था। अब मैं सोकर उठी तो मेरी जेठानी किचन में थी। मुझे देखते ही शुरू हो गई। खुल गई महारानी की आंख। अब ये तुम्हारा अपना घर नहीं बल्कि ससुराल है और यहाँ पर तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है। अपनी भाभी की बातों से मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। 9 बजे चेकअप करवाने जाना था, 8 बजने को थे। मैंने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी। मेरी जेठानी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इस हरकत पर वो और भी ज़्यादा आग बबूला हो गई। 9-10 मिनट पहले ही मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी। वहां मेरी दोस्त पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगी, मैं तो समझ रही थी कि तुम्हें कुछ और ज़िंदगी बिना बच्चे के गुजारना है।
आखिर को मोहब्बत की शादी हुई थी। मोहब्बत, इस शब्द को मैंने बहुत ही जहरीले अंदाज में दोहराया। उसकी ये बात सुनकर मैं अपने अतीत में खो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा एक स्कूल में टीचर थे, जबकि मेरी मम्मी एक घरेलू औरत थीं। पापा की कमाई से बस अच्छा गुजारा हो जाता था। मैंने भी अपनी मम्मी से घरदारी सीख ली थी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन मैंने अपने पापा से इसकी इच्छा जाहिर की कि मुझे आगे पढ़ना है। मेरे पापा मेरी इच्छा को मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देते थे, चाहे वो उनके बस में हो या ना हो। उन्होंने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया और यूँ मैं कॉलेज जाने लगी। मैं अपने ख़ानदान की पहली बेटी थी जो घर से बाहर निकली थी। मेरे ख़ानदान वालों ने इस बात पर बहुत बातें बनाई और मेरे पापा को कहा कि लड़की हाथ से निकल जाएगी, बिगड़ जाएगी। लेकिन मेरे पापा को मुझ पर विश्वास था। उन्होंने किसी की बात न सुनी और मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। मेरी मंगनी मेरे पापा ने बचपन से ही अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो बहुत लोफर और आवारा था और उसकी शोहरत हर जगह मशहूर थी। मेरे कॉलेज में बहुत से दोस्त बन चुके थे। एक तो मैं बहुत खुशमिजाज थी और दूसरा मैं बहुत ही इंटेलिजेंट थी। कॉलेज में सब टीचर्स मेरी बहुत तारीफ़ करते थे और दूसरे बच्चों को मेरी मिसाल देते थे। लेकिन एक लड़की जो हमेशा मुझसे जलती थी। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने उस लड़की का क्या बिगाड़ा है। मैंने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका रवैया बहुत ही ख़राब रहता था। फिर उसकी हरकतों से मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझसे नफ़रत करती है और मुझे पसंद नहीं करती। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती कि मेरी किसी न किसी टीचर से बेइज्जती करवाती रहे, लेकिन मैं हमेशा बच जाती थी। अब मैं उससे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे पास भागती हुई आई और मुझसे कहने लगी कि दिया ने तुम्हें हर जगह बदनाम कर दिया है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे लोफर मंगेतर का नाम मेरे साथ जोड़कर हर किसी को बता रही थी ये किस कदर बुरे लोग हैं। उसके बाद मैं रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई और उन्हें सारी बात बताई। फिर सबके सामने उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। उसने फिर मुझसे दोस्ती कर ली। मैं नहीं जानती थी कि वो आस्तीन का सांप है। वो अभी मेरी दुश्मन है। उसने मेरे घर में भी आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन वो मेरे घर से बाहर निकल रही थी जब मेरा मंगेतर घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मेरा मंगेतर लाख लोफर सही, लेकिन वो बेहद खूबसूरत और हैंडसम था। हमारे ख़ानदान में 18 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी करने का रिवाज था। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी और मुझे पता था कि अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी शादी रुक जाए और मैं आगे पढ़ सकूं, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत तेज़ थी और मुझे विश्वास था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती। मुझे बस अपने मम्मी पापा की अनुमति की ज़रूरत थी, लेकिन मैं अनुमति लेते हुए डर रही थी। अगले ही दिन मेरी होने वाली सास मेरे घर आई और वो मेरे रिश्ते की बात दोहराने लगी कि अगले साल हमारी बेटी इस समय हमारे साथ होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। मुझे उनके बेटे में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक बात जो मैं आजकल नोट कर रही थी वो ये थी कि मेरे मंगेतर ने मुझे तंग करना छोड़ दिया था। अब वो कॉलेज जाते हुए मेरा रास्ता नहीं रोकता था और ना ही मेरे घर में आकर मुझे छेड़ता था। ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही थी, लेकिन मैं खुश थी। मैं समझ रही थी कि शायद वो सुधर गया है, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। एक दिन मैं अपनी होने वाली ससुराल गई हुई थी। उन लोगों के घर हमारा आना जाना था, क्योंकि पापा की उनके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और मैं भी उनके घर चली जाया करती थी और मेरा मंगेतर भी मेरे घर आ जाया करता था। उस दिन भी मैं अपनी होने वाली ससुराल गई हुई थी। मेरी होने वाली सास ने मुझे कुछ सामान देना था। मैंने देखा कि मेरा मंगेतर छत पर बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी। मुझे देखकर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और दोबारा से फ़ोन करने में बिजी हो गया। उसकी इस हरकत को देखकर मुझे हंसी आई, लेकिन मैंने अपनी सास को सामान दिया और घर वापस आ गई। 1-2 दिन के बाद मैं फिर अपनी ससुराल गई थी। मैं अभी गली में थी जब मुझे अपने मंगेतर के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि मैं किसी भी सूरत सुमन से शादी नहीं करूँगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मेरी सास उससे कह रही थी कि दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। पहले तो तुम हर समय उसी का नाम लेते रहते थे, अब ऐसा क्या हो गया है जो वो तुम्हें पसंद नहीं रही। मेरा मंगेतर बोला, मैं नहीं जानता, वो बस मुझे बदतमीजी से बात करती है और मेरी किसी भी बात का सीधे मुँह जवाब नहीं देती। और मुझे ऐसी पत्नी हरगिज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी हर बात माने और मेरे साथ सम्मान के साथ बात करे। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया।
मैं तो कभी उससे बात ही नहीं करती थी। बदतमीजी तो दूर की बात थी। मेरी सास उसे समझाने लगीं और उसकी मिन्नतें करने लगीं, लेकिन वो कोई भी उनकी बात सुनना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ ये सुनना चाहती थी कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके पीछे ये पागल हो रहा है। और फिर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई जब मेरी सास ने मेरे मंगेतर से पूछा कि वो कौन है। नाम सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त दिया थी। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। यकीनन वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। वो ये समझ रही थी कि मेरा मंगेतर मुझसे छीन कर उसने मुझे हरा दिया है, जबकि उसने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया था। अब मैं उस समय का इंतजार कर रही थी कि कब मेरी सास आए और मंगनी तोड़ कर जाएं। मंगनी टूटने के फौरन बाद ही मैं अपने घर वालों को जज्बाती ब्लैकमेल करना चाहती थी और आगे पढ़ने के लिए इजाज़त लेनी थी। मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थीं, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी सास हमारे घर नहीं आ रही थीं। न जाने ऐसी क्या बात है, पहले तो वो हमेशा यहीं पाई जाती थीं। मेरी मम्मी मुझसे कह रही थीं। मैं बस ऐसे ही कंधे उचका दिए कि मुझे नहीं पता। और फिर उसी समय मेरी सास घर के अंदर दाखिल हुईं। वो शक्ल से काफ़ी परेशान लग रही थीं। वो आकर मेरी मम्मी के पास बैठ गईं और कहने लगीं, मुझे माफ़ कर दो। साथ ही वो रोती भी जा रही थीं। ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो अपने बेटे की वजह से कितनी मजबूर थीं। औलाद अपनी माँ से न जाने क्या क्या करवाती है। और फिर उन्होंने मेरी माँ को सारी बात बताई कि मेरा बेटा सुमन से शादी करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा। वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है और न जाने वो लड़की कौन है। मैं तो उसका नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। तभी मैंने अपनी सास को बताया कि वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान हो गई कि तुम्हें कैसे पता। मैंने बताया कि मैं सारी बातें सुन चुकी हूँ। मेरे पापा ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे जब लड़का ही राजी नहीं था। हमारा एक घर शहर में भी था। मैंने पापा से जिद की कि हम शहर रहने के लिए चलते हैं। पापा मेरी बात मान गए थे। हम शहर चले आए। यहाँ आकर मेरी मम्मी ने एक सिलाई सेंटर खोल लिया जो अच्छा चलने लगा था और हमारे घर के हालात अच्छे हो गए थे। मैंने अपनी मम्मी से मिन्नतें की कि मुझे आगे पढ़ना है। थोड़ी सी मिन्नतें करने के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त मिल गई थी। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी मेरे सपनों से भी ज़्यादा सुंदर थी। अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर मैं बहुत खुश थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो वैसा ही था जैसा मैं अपने लिए जीवन साथी चाहती थी। वो भी मुझे पसंद करने लगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख ली थी। फिर धीरे धीरे मैं अपना मकसद भूलने लगी और जब उसने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं खुशी खुशी मान गई थी। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, फिर कैसे इतनी जल्दी हामी भर सकती हो। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और साथ ही वो अपने हुलिये से बहुत ही अच्छे ख़ानदान का लगता है। मेरी दोस्त मेरे पागलपन पर हैरान थी। फिर 2 सेमेस्टर के बाद ही मेरी दोस्त मुझसे अलग हो गई, क्योंकि उसका दाखिला मेडिकल में हो गया था और वो ये डिग्री मजबूरी में ले रही थी। मेरी दोस्त के अलावा मुझे समझाने वाला अब कोई नहीं था। फिर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद आकाश ने मेरे घर में रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले ये रिश्ता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि आकाश की माँ नहीं थी, सिर्फ उसकी एक बड़ी भाभी थी और उनकी बातों से लग रहा था कि पूरे घर पर सिर्फ और सिर्फ आकाश की भाभी का ही राज है। लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को मना लिया और यूँ मेरी शादी आकाश से हो गई। मैं अपनी पसंद की शादी पर बहुत खुश थी। आकाश मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके घर में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आकाश कोई भी काम अपनी भाभी की मर्जी के बगैर नहीं करता। रात को ही आकाश ने मुझसे पूछा था कि हनीमून के लिए कहाँ चलें, तो मैंने उसे नैनीताल चलने को बोला था, लेकिन मेरी जेठानी ने सुबह उठते ही कह दिया कि अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर अपनी भाभी के मुंह से ये शब्द सुनते ही आकाश ने भी अपना प्लान बदल दिया था। उस दिन मैं आकाश के साथ बहुत लड़ी थी। क्या तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते हो? फिर तुम अपनी भाभी पर क्यों डिपेंड रहते हो? जबकि उसने मुझे खामोश करवा दिया। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि सब मेरी जेठानी के कब्जे में है और वो मुझे पसंद नहीं करती। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उनका दिल जीत सकूं, लेकिन मैं इसमें नाकाम रही। शादी के 2 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन मेरे घर कोई औलाद नहीं हुई। आकाश ने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि आकाश तो कहा करता था कि अभी तो हमारे खुद के हंसने खेलने के दिन है, अभी इतनी जल्दी बच्चा ना हो वही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मेरी जेठानी उठते बैठते मुझे एहसास दिलाने लगी थी कि तुम्हारे अब बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम बांझ हो। और आज हमारी शादी को 6 साल गुजर चुके हैं और हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है।
इसीलिए मैं अपने सारे टेस्ट करवाने आई थी, जिससे कि मैं सबको बता सकूं कि कमी मेरे अंदर नहीं है। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, मेरे अंदर कोई कमी न निकले। लेकिन मैंने अपने आप से ये वादा भी किया था कि अगर कमी मेरे अंदर निकली, मैं सच में बांझ हुई, तो मैं खुद ही आकाश की ज़िंदगी से चली जाऊंगी, उसे दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी। ये सोचकर ही मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर से जान निकल रही है। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया और तसल्ली दी कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट्स आ गईं। मैंने कांपते हाथों से रिपोर्ट्स खोली, लेकिन मेरी खुशी की हद न रही, क्योंकि मुझ में कोई कमी नहीं थी। मैंने खुशी से अपने दोस्त को गले लगा लिया और मैं घर वापस आ गई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे ही घर में दाखिल हुई, मेरी जेठानी दोबारा मुझसे सवाल जवाब करने लगीं, लेकिन मैं खामोश रही और अपने कमरे में आ गई। अब मैं आकाश का इंतज़ार करने लगी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति भी अपने टेस्ट करवा ले, ताकि उसके बारे में भी पता चल जाए। रात को उसकी वापसी लेट हुई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैं उठकर बैठ गई और बहुत ही खुशी खुशी बताने लगी कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था और अपना कोट उतारने लगा। मैंने उसे अपनी रिपोर्ट्स दिखाई और कहा, ये देखो, मैं बांझ नहीं हूँ। अब तुम भी अपने टेस्ट करवा लो, ताकि तुम्हारे बारे में भी पता चल जाए। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें कुछ देर के लिए गुस्से से लाल हो गई थीं और वो गुस्से से बोला कि तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कमी मेरे अंदर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? उसकी ये बात सुनकर मैं बौखला गई। मैंने इससे पहले आज तक उसको इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने टेस्ट करवा लो। अगर कुछ कमी हुई तो हम इलाज करवा सकते हैं। आकाश कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। कमी मुझ में नहीं, बल्कि कमी तुम में है। हो सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स झूठी हों, बांझ मैं नहीं, बांझ तुम हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पति को क्या हो गया है और वो ये कैसी बातें कर रहा है। मैं रोने लगी तो वो घर से बाहर चला गया। उस दिन के बाद से मेरे पति का रवैया मेरे साथ बहुत ही ख़राब हो गया था। वो मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा था, जबकि अब मेरे दिल में शक पनपता जा रहा था कि ज़रूर कमी मेरे पति के अंदर ही है, जिसकी वजह से वो अपने टेस्ट नहीं करवा रहा। अगर उसके अंदर कमी नहीं होती तो वो फ़ौरन मेरे साथ चल देता, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसने इस बात को अपनी अना का मसला क्यों बना लिया था। अब उसने भी मुझे बेऔलादी के ताने देना शुरू कर दिया था और साथ ही मुझे ये धमकी भी देता कि मैं जल्दी ही दूसरी शादी कर लूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कुछ दिन बाद मैं अपने पति से दोबारा बात करने के बारे में सोचने लगी, लेकिन वो मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो तो मेरी रिपोर्ट्स को ही झूठा कह रहा था। जबकि मुझे लग रहा था कि मेरा पति झूठ बोल रहा है, वो अपनी कमी छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब इस घर में मेरा दम घुटने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने आंगन में बैठी हुई अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। शाम का समय था। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति ने घर वापस आ जाना था, लेकिन अब मुझे उसके वापस आने की कोई खुशी नहीं होती थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुई कि इस समय कौन आ गया। मैंने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी हुई थी, जिसने अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जबकि हाथ में उसने एक छोटा सा बच्चा उठा रखा था। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसने बच्चा मेरे सामने कर दिया और कहने लगी, तुम्हारे पति ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उससे कहने लगी, क्या मतलब है इस बात का? पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं उसके चेहरे पर पड़ा नकाब खींचने लगी कि तभी पीछे से जेठानी ने मुझे आवाज़ दी। मैं जैसे ही पलटी, वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैंने उस लड़की का पीछा किया, लेकिन वो रिक्शे में बैठकर चली गई। मेरा खून खौल रहा था। आखिर वो लड़की कौन थी और वो बच्चा किसका था? मैंने फैसला किया कि आज अपने पति से सारी बात क्लियर करूँगी। कहीं मेरे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी। ये सोचकर ही मेरा खून खौलने लगा था। मेरे गुस्से को मेरी जेठानी ने और भी हवा दी। उन्होंने इस लड़की की बातें सुन रखी थीं। वो बार बार कह रही थीं कि मैं तुमसे ना कहती थी कि तुम्हारा पति जल्द ही तुमसे तंग आ जाएगा और दूसरी औरत के पास चला जाएगा। अब पता नहीं तुम्हारे पति का ये बच्चा जायज़ भी है या नाजायज़ है। चलो कोई बात नहीं, वो जल्द ही उससे भी शादी कर लेगा। हो सकता है पहले से ही उस लड़की से शादी कर रखी हो। अपनी जेठानी की बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग की नसें फट रही थीं। मुझे बहुत ही बेबसी का एहसास हो रहा था।
वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि मेरा पति फ़ोन पर देर रात तक बातें किया करता था और बात करने के दौरान उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी। लेकिन मैंने कभी भी इसे दूसरा रंग नहीं दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि आकाश कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। दूसरा, उसने रात को भी अब लेट आना शुरू कर दिया था। अब मेरे पति को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। यही सोचकर आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने तो अपने पति से हमेशा मोहब्बत की और हमेशा उसके साथ वफादार रही, लेकिन मेरे पति ने क्या किया? मेरा पति बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं था। अब मैं बहुत ही बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, मैं शुरू हो गई। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? वो बहुत थका हुआ था। मेरी बात सुनकर चिढ़ गया और कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो? मैं बहुत थक गया हूँ, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। उसकी बात सुनकर मैं बोली, आज एक लड़की तुम्हारे हवाले से घर आई थी। मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर मुझे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लड़की? मैंने कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी हकीकत मुझे पता नहीं चलेगी? अब अगर तुमने और कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे पति ने गुस्से से कहा, सीधे सीधे बताओ आखिर बात क्या है? तब मैंने उसे बताया कि उस लड़की ने अपने हाथ में एक बच्चा उठा रखा था। उसने बच्चा मेरे सामने किया और बोली, तुम्हारे पति ने मुझ पर जुल्म किया है। यकीनन वो तुम्हारी ही कोई प्रेमिका होगी और वो बच्चा भी तुम्हारा ही होगा। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे पति ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और बोला, अगर इसके बाद तुमने कोई भी बकवास की मैं तो अभी के अभी तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और ये सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। फिर उसके बाद मैं और मेरा पति एक दूसरे से बिल्कुल ही संबंध ख़त्म कर चुके थे। एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे से कोई बात करते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था और ये दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने कहा कि आपकी पत्नी का अच्छे से चेकअप करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए तो खबर मुझे सुनने को मिली तो जैसे मेरे सिर पर कोई आसमान गिर पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कोई आपको दवाइयाँ दे रहा है ताकि आपको बच्चा ना हो सके। मेरा सबसे पहला शक मेरी जेठानी की तरफ गया। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे पति को इस बारे में अभी कुछ मत बताना। डॉक्टर ने मेरे पति को यही कहा कि कोई गलत चीज़ खा ली है जिसकी वजह से पेट में दर्द हो गया है। अब मैं अपनी जेठानी का बनाया हुआ खाना नहीं खाती थी। एक दिन मैंने अपनी जेठानी को अपने दूध में कुछ मिलाते हुए भी देख लिया था, जिससे मेरा शक और भी पक्का हो गया था। एक दिन मेरे माता पिता ने मेरी और मेरे पति की दावत रखी। मम्मी पापा के घर से लौटकर जब मैं और आकाश घर में दाखिल हुए तभी मेरी जेठानी की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। वो किसी लड़की से बातें कर रही थीं। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। वो कह रही थीं कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द सुमन को अपने रास्ते से हटा दूंगी और तुम्हारी शादी आकाश से करवा दूंगी। मैं उसे जो दवा दे रही हूँ उसके बाद उसको बच्चे नहीं होंगे और बहुत जल्दी आकाश सुमन को छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारा ड्रामा सबसे अच्छा था, कैसे तुमने सुमन को बेवकूफ़ बना दिया और सुमन ये समझने लगी कि वो औरत आकाश की पत्नी है और वो बच्चा आकाश का है, जबकि वो तो तुम ही थी। ये कहकर वो दोनों ताली मार कर हंसने लगीं। मैंने आकाश को देखा। आकाश खामोश नज़रों से मुझे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। मैं खुश थी और भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि मेरी जेठानी का असली चेहरा आकाश के सामने आ गया। जब हम अंदर हॉल में गए मैं देखना चाहती थी कि मेरी जेठानी आकाश के साथ किस लड़की की शादी करवा रही थीं और उस लड़की पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थीं। वो तो मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली दिया थी, जो इससे पहले मेरे मंगेतर को फंसा चुकी थी और अब मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते ख़राब करने आ गई थी। जब मेरी जेठानी ने देखा कि आकाश को सारी हकीकत पता चल चुकी है तो वो हड़बड़ा गई थीं और नज़रें चुराने लगी थीं। आकाश तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन मैंने अपनी जेठानी से कहा, भाभी अब कुछ भी छिपाने से फ़ायदा नहीं है, सारी सच्चाई अब खुद ही बता दो। आखिर दिया तुम तक कैसे पहुंची? दिया का तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब मेरी जेठानी ने बताया कि दिया उनके एक दोस्त की बेटी है। दिया तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हर खुशी को मिटा देना चाहती है, क्योंकि तुमने दिया की ज़िंदगी में अंधेरा भर दिया है। मैं हैरत से कभी दिया को तो कभी अपनी जेठानी को देख रही थी। मैंने कहा कि मैंने तो दिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तब दिया ने बताया कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। उसका नाम समीर था। समीर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था,
लेकिन जैसे ही तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया उसकी मोहब्बत मुझसे कम होने लगी थी और वो तुम्हारा दीवाना बन बैठा था। एक दिन मेरी और उसकी इसी बात पर लड़ाई हो गई थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि वो सुमन से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और वो उस दिन तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ उसी दिन रूठ गईं जब समीर इस दुनिया से गया था। मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हर खुशी को मिटा कर रहूँगी और इसीलिए मैंने तुम्हारे मंगेतर को अपने प्यार के जाल में फंसाया और तुम्हारी शादी उससे तुड़वा दी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम और आकाश एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और तुमने शादी भी कर ली है तो मेरे अंदर नफरत की आग फिर से भड़क उठी थी। बाद में मुझे पता चला कि आकाश की भाभी मेरी मम्मी की सहेली हैं और फिर मैं तुम्हारी जेठानी के जरिए तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगी। तुम्हारी जेठानी भी तुमसे नफरत करती हैं और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं, इसीलिए वो मेरे प्लान में बहुत ही खुशी से शामिल हो गई थीं। आकाश ने नफरत भरी निगाह अपनी भाभी पर डाली थी और कहा, भाभी मैंने तो आपको माँ का स्थान दिया था और आपने मेरे ही खुशियों को आग लगाने के बारे में सोचा। आप जानती हैं ना कि मैं सुमन से कितनी मोहब्बत करता हूँ और आप मुझे और सुमन को अलग करना चाहती थीं। मेरे पति ने फिर कोई भी बात नहीं की और अपने कमरे में चला गया। बाद में मेरे पति ने मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी। मैंने उसे अपनी सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताया। उसने कहा कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैं कहने लगी कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते क्योंकि पहले भी तो तुम मेरी रिपोर्ट्स के बारे में मुझे झूठा ठहरा चुके थे। और फिर अगले ही दिन आकाश ने वो घर छोड़ दिया और मुझे लेकर अलग घर में रहने आ गया। और फिर 1 साल के बाद ही मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी। भगवान ने हमारे परिवार को पूरा कर दिया था और आज मैं खुशी खुशी आकाश के साथ और अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।